हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है और अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर जहां आप पढ़ रहे हैं और मेरे साथ मतलब अभिषेक खांडल के साथ। चलिए साहब, तो फटाफट से एक बार सबसे पहला काम तो आप लाइक कर दीजिए भैया। सबसे पहला काम आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट से चारों तरफ शेयर कर दीजिए भैया। ये आपका सबसे पहला काम है, लाइक और शेयर सबसे पहले बनता है भाई साहब। चलिए बिल्कुल, त्रिलोक मेवाड़ा जी नमस्कार, बिल्कुल श्रवण मेघवाल जी नमस्कार, बन्ना विवान सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलिए साहब, तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। बिल्कुल देवेश आर्य जी, शांता शालवी। चलो तो देखो, आप लोग पढ़ रहे हैं अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, और आप सभी लोगों ने इस चैनल को शेयर भी कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा भैया। कर लिया ना आप लोगों ने? आप सभी लोगों ने इसको शेयर भी कर लिया होगा और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए तो अपन आगे बात करते हैं। आप राजस्थान के अंदर जुड़े हैं भाई, ये अपना रंगीला राजस्थान जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं। और थोड़ा सा यहां पर अपने थोड़ा चेंज है, उस चेंज को आप थोड़ा ध्यान दे लेना भैया। जो क्लास अपनी सुबह होती थी 8 बजे, ठीक है ना, उसको अभी कर दिया गया है इस वीक 9 बजे। ध्यान रख लेना, इस वीक उसको रखा गया है 9 बजे। थोड़ा सा आप लोग टाइम पर ध्यान देना। और इंडियन हिस्ट्री की जो आपके पेड क्लास है वो आपके चल रही है एप्लीकेशन पर, एक तो 11 बजे और एक 5 बजे। ये इंडियन हिस्ट्री क्लास चल रही है स्पेशली रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल अनुप्रिया जी, ठीक है ना। हाँ रुपेश सर, आपने तो शेयर ही नहीं किया, मैंने पूरा वही डाल दिया आपके, ठीक है ना। टाइम टेबल ये ध्यान रख लेना। और ये 7 बजे आपकी जो कल्चर की क्लास होती थी इसको कर दिया गया है 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे का टाइम इसमें कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल पारुल बंसल जी। और ये जो आपके स्पेशल क्लास है इसके अंदर भाई साहब बहुत मजा आता है, ये ध्यान रख लेना। ये आपके 10 बजे कर दी गई है, रात को 10 बजे ये आपके कर दी गई है। और ये आपको मिलेगी कहां पर? आपके अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। ये क्लास आपके ऐप पर मिलेगी भैया, ठीक है ना। इसमें आप लोग जुड़ा करो। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप जैसे ही आंसर देते हैं आपकी रैंक आ जाती है उसके अंदर। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन कराए तो 20 क्वेश्चन में आपकी कौन सी रैंक आ रही है आपको अपने आप वहां पर पता लग जाएगा तुरंत। बहुत कंपटीशन होता है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, त्रिलोक जी कह रहे हैं सर जिन बच्चों के घर में छोटे भाई बहनों का रिजल्ट आया है उन्हें बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार तो सोने पे सुहागा दिया है भैया, ध्यान रख लेना। तभी बच्चे कह रहे हैं कि हमें केवल यही शिक्षा मंत्री जी चाहिए भैया, ठीक है। चलो साहब, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है, शानदार। इसके बाद में देखो, आप ये चारों क्लासों का शेड्यूल मैंने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो आपके रात की 10 बजे वाली क्लास है ना, ये जो रात को 10 बजे वाली क्लास है ये आपको लेनी है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक पहले तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और फिर आपको ये कोड डाल करके ज्वाइन करना है भैया। ये कोड डाल करके आपको ज्वाइन करना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, जुड़ा करो आप लोग, समझ गए। क्योंकि मैंने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री ये तीनों कराने का जिम्मा ले रखा है भाई साहब, तीनों कराने का जिम्मा ले रखा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब इसके अंदर आपको क्लासेज मिल जाएंगी, टेस्ट मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और ये ध्यान रख लेना आप लोग। साथ ही में आपके अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक चाहिए, तो आप प्लस कोर्स परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स आप परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर अन अकेडमी आपको ये फीचर उपलब्ध करवाएगा भाई साहब। चलिए इसके बाद में देखो, आप यहां पर आज ध्यान रख लेना, आज संडे और संडे को शाम को 4 बजे, संडे को शाम को 4 बजे, ये जरूर ध्यान रखना भैया आप लोग। बहुत आज का सितारा बिंदु है ये। संडे को शाम को 4 बजे आपको क्या देना है, एसआई का एग्जाम देना है भाई साहब। उससे क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है ना, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाए, फायदा हो जाए भैया। तो ये ध्यान रख लेना आप। और इसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का करते हैं तो 2 महीने फ्री मिलते हैं, और आप 24 महीने का करते हैं तो 3 महीने फ्री मिलते हैं। और आपको कोड जरूर लगाना है SCAS10। इससे आपको डिस्काउंट मिलता है कितना, 10% का डिस्काउंट। ये ध्यान रख लेना, आपको 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा भैया। इसी दौरान फटाफट से शेयर करके आ जाओ, क्लास को फटाफट से लाइक कर दो भैया।
देखो टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, आरएस की टेस्ट सीरीज चल रही है सक्षम के नाम से, गरुड़ के नाम से एसआई की चल रही है। हर संडे 10 बजे ये टेस्ट सीरीज होती है, ध्यान रखना, हर संडे को 10 बजे ये टेस्ट सीरीज होती है। बैच चालू किया है इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का 26 जुलाई मतलब कल से चालू हो जाएगा। आरएस का बैच 28 जुलाई से चालू हो रहा है और एक बैच और चालू हो रहा है आरएस प्री का, वो आपके 29 जुलाई से शुरू किया जा रहा है। 29 जुलाई से वो बैच आपके शुरू किया जा रहा है। और ये ध्यान रख लेना, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी चाहें तो आप ले सकते हैं भैया। अनअकैडमी की सबसे स्पेशल बात यह है, आप कोई भी कोर्स खरीदो एक साथ सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं। यहां लिखा हुआ भी है, देखो आप, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, मतलब इन सब के लिए केवल एक ही फीस देनी पड़ती है। और वो फीस कितनी है, ध्यान रख लेना आप लोग, वो फीस केवल आपके 7,000 रुपए है साल भर की, साल भर की। और अगर 2 साल का लेते हैं तो 8,400 रुपए है, 2 साल का लेते हैं तो 8,400 रुपए है। लेकिन अगर आप कोड डाल देते हैं, अगर आप कोड का यूज करते हैं जिसका नाम है SCAS10, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मिलने के बाद ये फीस हो जाती है आपके 6300 और ये हो जाती है आपके 7,560। ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। चलिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल आगे देखो। इसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया और अब अपन चलते हैं हमारी आज के टॉपिक पर। फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दो भैया, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। मैं भी एक बार क्लास को दबा करके शेयर कर देता हूं तुरंत। हाँ जी, बिना समय गवाए क्लास को शेयर कर दीजिए दबा करके। चलिए बिल्कुल बिल्कुल क्लास को शेयर करके आओ तुरंत। अरे लाइक और शेयर फटाफट होना चाहिए। हाँ जी, लो भैया मैंने भी शेयर कर दिया है। चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। यहां पर आज अपना जो टॉपिक है वो है बागोर सभ्यता। आज जो अपन यहां पर बात करेंगे, जरा बताएंगे आप सर की एसआई का एग्जाम कहां पर देना पड़ता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको? अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर आपको ये क्लास मतलब ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बन्ना विवान सिंह राठौड़। तो देखो, ये अपन जो बात कर रहे हैं राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता जिसका नाम है बागोर सभ्यता। राजस्थान की एक बहुत ही प्रमुख सभ्यता है जिसका नाम है बागोर सभ्यता। अब इस बागोर सभ्यता के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। तो यहां पर अपन हेडिंग लगा, अच्छा सॉरी बागोर नहीं है, बेराट सभ्यता। सबसे पहले अपन जो यहां पर बात कर रहे हैं वो अपने पास में आ जाएगी बेराट सभ्यता। बिल्कुल बिल्कुल बेराट सभ्यता के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। हर्षित शेखावत जी नमस्कार। तो बेराट सभ्यता, कोई भी सभ्यता अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना, सबसे पहले अपने को उसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी सभ्यता आप पढ़ो, सबसे पहले आपको उसकी स्थिति का पता होना चाहिए कि ये सभ्यता कहां पर स्थित है। तो ये जो आपके बेराट सभ्यता है, ये बेराट सभ्यता आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये ध्यान रख लेना, ये बेराट सभ्यता आपके जयपुर जिले में स्थित है। ये जो बेराट सभ्यता ये आपके कौन से जिले में स्थित है भैया? तो ये बेराट सभ्यता आपके जयपुर में स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जयपुर जिले के अंदर ये कौन से उपखंड में स्थित है? तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके और शाहपुरा उपखंड में स्थित है। जयपुर जिले के अंदर और एक उपखंड है जिसका नाम है शाहपुरा। उस शाहपुरा उपखंड के अंदर ये स्थित है आपके कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लेना, बेराट सभ्यता का जिला कौन सा है? तो बेराट सभ्यता का जिला आपके जयपुर जिला है। दूसरा ये ध्यान रख लेना आप, कौन सा उपखंड हो जाएगा? तो ये आपके शाहपुरा उपखंड के अंदर है, ये आपके शाहपुरा उपखंड के अंदर है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी नदी के किनारे है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सभ्यता आपके कौन सी नदी के किनारे है? तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके बाण गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे स्थापित है? तो ये आपके बाण गंगा नदी के किनारे ये सभ्यता स्थापित है। ये ध्यान रखना आप यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बन्ना विवान सिंह राठौड़। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। एक तो जयपुर जिले के अंदर है, सबसे पहले ध्यान रखो, शाहपुरा उपखंड में है दूसरे नंबर पर ध्यान रखो, और बाणगंगा नदी के किनारे है, ये आप तीसरे नंबर पर ध्यान रख लेना भैया। समझ गए मेरी बात को? अब इसके आगे क्या बात निकल करके आती है वो आप देखना।
सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि बाणगंगा नदी है कहां पर। ये जो बाणगंगा नदी है ये है कहां पर, ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो अपन यहां पर ये अपन ले लेते हैं अपना जयपुर, और जयपुर के बाद में इधर थोड़ा सा छोटा सा ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना दौसा आ जाएगा, और दौसा के बाद में इधर अपना ये क्या आ जाएगा, इधर अपना ये भरतपुर वाला इलाका आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है अपना, तो ये आपके जयपुर, ये जयपुर है भैया। जयपुर के बाद में आप आ जाओ, ये कौन सा इलाका हो जाएगा, तो ये अपने दौसा हो जाएगा, और दौसा के बाद में ये आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके भरतपुर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये आपके कौन सा हो जाएगा, ये भरतपुर हो जाएगा आपके। तो ये 3 जिले आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं भैया, मतलब कि एक तो जयपुर, एक दौसा और एक भरतपुर। सबसे पहले यहां पर मैं बनाता हूं पहाड़ी, सबसे पहले यहां पर बना देता हूं मैं एक पहाड़ी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये अपन ने यहां पर जयपुर के अंदर है और ये एक पहाड़ी बनाई भैया। जयपुर के अंदर अपन ने क्या बनाई, ये एक पहाड़ी बनाई। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। ये यहां पर एक अपन ने क्या बना दी भैया, यहां पर अपन ने एक पहाड़ी बनाई, और ये जो आपके पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, ये जो आपके पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस पहाड़ी का नाम बैराट की पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये जो पहाड़ी है इसका नाम आपके हो जाएगा बैराट की पहाड़ी। ध्यान से सुनना, ये आपके बैराट की पहाड़ी हो जाएगी, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। अब बैराट की पहाड़ी पर, ये जो बैराट की पहाड़ी है, इस बैराट की पहाड़ी पर आकर के गिरेगा क्या, बरसात का पानी। और ये बरसात का पानी यहां से सीधे मैदानी भाग में आकर के जयपुर में यहां से एंटर करके किधर चला गया, दौसा, और दौसा से कहां जा रहा है, भरतपुर, और भरतपुर से सीधे कहां चला गया, भरतपुर को क्रॉस करके ये लो भाई साहब, ये निकल गया। समझ में आई बात यहां पर, तो ये ध्यान रख लेना, ये जयपुर से चला ये पानी, और जयपुर से सीधे आपके रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध में आ गया भाई साहब। और रामगढ़ बांध, रामगढ़ बांध कहां है, जयपुर के अंदर है। रामगढ़ बांध कहां है, जयपुर के अंदर है। यहां से ये दौसा, दौसा के अंदर से सीधे भरतपुर, और भरतपुर को क्रॉस करके ये एक विशाल नदी में जाकर के गिर जाता है। कहां जाकर के गिर जाता है, ये एक विशाल नदी के अंदर जाकर के गिर जाता है। और इस नदी का नाम क्या है भैया, ये जो नदी है इसका नाम क्या है, ये आपके यमुना नदी है। ये आपके कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये आपके रिवर है जिसका नाम है यमुना रिवर। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहां पर, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान रख लेना जो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं। ये आपके कौन सा स्थान आ गया, तो ये आपके आ जाएगा जयपुर के अंदर रामगढ़। बोलो कौन सा स्थान आएगा, जयपुर के अंदर रामगढ़, दौसा, भरतपुर। और ये जो आप पहुंच गए ना, ये आपके कौन सी रिवर है, तो ये आपके यमुना नदी है। कौन सी नदी हो जाएगी ये आपके, तो ये आपके यमुना नदी है। ध्यान रखना, कौन सी नदी है ये आपके, तो ये आपके यमुना नदी है। समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो यमुना नदी है, अगर इसकी बात करूं, जहां पर ये जाकर के मिल रही है, उस स्थान का नाम क्या है, फतेहाबाद। बोलो क्या नाम है, फतेहाबाद। और ये फतेहाबाद कहां पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। ये फतेहाबाद कहां पड़ता है, ये यूपी के अंदर पड़ता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल मछली के लिए प्रसिद्ध है रामगढ़ बांध। आप लोगों के ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये जो आप नदी देख रहे हो, इस नदी का नाम क्या है, ये जो आप नदी देख रहे हो, इस नदी का नाम क्या है, तो ये जो मैंने यहां पर नदी बनाई है, इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बोलो कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये जो नदी है इसका नाम हो जाएगा बाणगंगा नदी। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखो, ये जो नदी है इसका नाम है बाणगंगा नदी, जो कि सीधे जाकर के कहां गिरती है, अरे सीधे जाकर के कहां गिरती है, सीधे यमुना के अंदर जाकर के गिरती है। मतलब फतेहाबाद यूपी के अंदर जाकर के गिरती है। आई बात समझ में, फतेहाबाद यूपी के अंदर जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। नाम क्या है, बाणगंगा। ऐसा कहते हैं कि पांडवों को प्यास लगी, पांडवों को प्यास लगी जब पांडव यहां पर बैराट के अंदर अज्ञातवास बिताने के लिए आए थे। अज्ञातवास बिताने के लिए आए थे 12 साल, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब कि इनको 1 साल का तो पूरा अज्ञातवास ही मिल गया था ना, कि दिखने ही नहीं चाहिए तुम 1 साल तक। तो आई बात समझ में, 1 साल तक तो दिखने ही नहीं चाहिए, अगर दिख गए तो फिर 12 साल फिर गए भैया। समझ गए मेरी बात को यहां पर। तो ये ध्यान रख लेना, जब पांडवों को प्यास लगी तो अर्जुन ने अपना तीर निकाला, बाण निकाला, और उस बाण से, बाण को छोड़ करके एक नदी का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दिया, एक नदी का निर्माण कर दिया, ये ध्यान रख लेना।
और वो जो नदी का निर्माण किया, किससे निर्माण हुआ था? बाण से निर्माण हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया अपन ने? बाण गंगा नदी। इसी को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। ये जो आपके बाण गंगा नदी है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। ठीक है ना? हाँ। फिर देखो इसके बाद में इसी को अपन एक नाम और देते हैं, ताला नदी। क्या नाम देंगे इसको? ताला नदी। और इसी को कहा जाता है रुंडित नदी। बोलो क्या कहेंगे इसको? रुंडित नदी भी इसको कहा जाता है। ये सारे एक ही नाम है भैया, ये जितने भी हैं सारे एक ही नाम है। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए तो देखो आप यहां पर एक तो बाणगंगा नदी, एक अर्जुन की गंगा, एक ताला नदी और एक रुंडित नदी, ये सब आपके एक ही नाम है। और इसी नदी के किनारे किनारे आपके बैराट के अंदर कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? इसी नदी के किनारे आपके जो सभ्यता विकसित हुई है उसका नाम है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाएगी भैया? बैराट सभ्यता। यही तो अपने मुद्दे की बात है, यही तो अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीना छोरा, टारगेट 101% फटाफट से दबा करके एक बार। कुमार गौरव मीना शेयर करके आओ भैया। उमेश कुमार, पूजा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। आयरन हैमर, पूनम आसीवाल, उमेश कुमार बिल्कुल। चलिए साहब आप लोग ध्यान रखो, 9 बजे क्लास होगी अपनी रेगुलर अब। ठीक है ना? तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी वो मत करो। 9 बजे मतलब पंकज जी बिल्कुल, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। ये हमारे पंकज जी की लाइनें हैं। पंकज जी मित्र हैं गजब के भाई साहब हमारे। ठीक है ना? और ये ऐसे लंबी लंबी फेंकते रहते हैं हमारे पास और उनको हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई क्या? अरे ये क्लियर हो गई ना बात? तो ये बैराट सभ्यता। और इसी बैराट सभ्यता, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बैराट सभ्यता का जिला कौन सा? बैराट सभ्यता का जिला कौन सा? जयपुर। बैराट सभ्यता का जिला जयपुर। उपखंड कौन सा? तो उपखंड हो जाएगा शाहपुरा। और नदी कौन सी? तो नदी ध्यान रख लेना आपके क्या हो जाएगी? नदी आपके हो जाएगी भैया क्या? ध्यान रख लेना, बाण गंगा। ठीक है ना? बाण गंगा। चलिए साहब, तो ये आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब इसका तुरंत ही। हाँ जी, फिर आगे बात करता हूं मैं इसके बाद में। अब बात आती है बैराट सभ्यता की खोज एवं उत्खनन। बैराट सभ्यता की खोज एवं उत्खनन के बारे में बात आती है भैया। तो लो भैया देखो इधर, यहां पर अब आप लो हेडिंग लगा देता हूं बैराट सभ्यता, क्योंकि कुछ लोग तो क्या बाद में जुड़ते हैं ना, तो वो ये देखते हैं पता नहीं क्या ही चल रहा है बोले। बैराट सभ्यता हेडिंग लगा देता हूं सबसे पहले। तो बैराट सभ्यता के बारे में बात करें अब, तो अपने को एक तो ये पता होना चाहिए कि बैराट सभ्यता की खोज कब की गई, और खोज के बाद में अपने को ये पता होना चाहिए कि बैराट सभ्यता का उत्खनन कब किया गया। दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ब्रजेंद्र कुमार जी, देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, बैराट सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1936 के अंदर। कब हुई थी भैया? 1936 के अंदर बैराट सभ्यता की खोज हुई थी। अब बैराट सभ्यता की खोज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराग चंदेल, बिल्कुल बैराट सभ्यता की खोज 1936 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी। किसके द्वारा की गई थी भैया? दयाराम साहनी। 1936 के अंदर दयाराम साहनी ने खोज की। लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान होनी चाहिए, ये वही दयाराम साहनी है जिनका पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 के अंदर हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर की थी, ये ध्यान रखना। और यहीं पर अपने राजस्थान में बैराट सभ्यता की खोज 1936 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा की गई। और उत्खनन का काम किया गया था कब? 1962-63। ध्यान रख लेना, उल्टा कर दो, 36 का उल्टा कर दो, अपने आप ही पता लग जाएगा। 36 का उल्टा 63 होता है ना, तो 1962-63 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। और कितने आदमी थे रे कालिया? अरे कितने आदमी थे? 2 आदमी थे सरदार। पहले का नाम तो क्या था? पहले का नाम था नील रत्न बनर्जी। पहले का नाम क्या था?
तो पहले का नाम था नीलरत्न बनर्जी और दूसरे का नाम क्या था, तो दूसरे का नाम था कैलाशनाथ दीक्षित। दूसरे का नाम था कैलाशनाथ दीक्षित, ये आप ध्यान रख लेना। तो अभी मैंने आपके जो यहां पर बात की है वो केवल खोज और उत्खनन और स्थिति के बारे में बात की है भैया, तो ये चीज आप विशेष ध्यान रख लेना। और दयाराम साहनी ने तो एक पुस्तक भी लिख डाली, दयाराम साहनी ने तो एक पुस्तक भी लिख डाली, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक लिखी वो आप देखो एक बार। उस पुस्तक का नाम था एक्सकेवेशन, इंग्लिश मेरी कमजोर है, एक्सकेवेशन तो स्पेलिंग गलत हो जाए तो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक है। एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, ये पुस्तक आपके लिखी थी किसने, गुरुदेव। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, क्या बात है भैया, दिनेश जांगीर जी, मेरे को पता ही नहीं है। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दी थी भैया चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले जानकारी दी थी सिंधु सभ्यता की, दिनेश जांगीर जी। तो देखो आप यहां पर एक्सकेवेशन ऑफ बेराट, ठीक है ना। एक्सकेवेशन ऑफ बेराट किसकी पुस्तक है, तो ये आपके दयाराम साहनी की पुस्तक है। बात क्लियर, और अच्छे से क्लियर कर लो आप, इसको फटाफट से क्लियर कर लो यहां पर, फिर और आगे की बात करते हैं इसके बाद में। हाँ जी चलो, तो इसके बाद में अपन बात करें, इसके बाद में अब अपन यहां पर बात करें तो बेराट सभ्यता के अंदर कौन कौन से अवशेष मिलते हैं। बेराट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, बेराट सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, या अपन कह सकते हैं कि प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। देखो आप इसके अंदर एक एक चीज को, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं नंबर वन, ध्यान से सुनना। बेराट सभ्यता से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बलराम मीणा सर जी अंग्रेजी में भी समझा दो, हिंदी आनी रही अंग्रेजी भी समझा दो बोले भाई साहब को, ठीक है ना। हाँ जी, नंबर वन, बेराट सभ्यता से मेरा ये प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक कालीन, या मैं यूं कह सकता हूं पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या ये सही बात है या गलत बात है, ये बताओ सबसे पहले, क्या ये सही बात है या गलत बात है, बताओ। हाँ फटाफट से बताइए, देखिए ये बात सही है या गलत है कि बेराट सभ्यता से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। सर हम समझ जाते हैं, आप तो लिख दो, बिल्कुल सर जी हमको हिंदी में ही अच्छा लगता है, बिल्कुल हिंदी पढ़ेंगे अपन, अपनी मातृभाषा है काहे को छोड़ेंगे भैया। तो प्रागैतिहासिक काल के और पाषाणकालीन अवशेष आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए, और अब की बार तो आरएस के अंदर प्रागैतिहासिक कालीन स्थल और जोड़ दिए गए हैं, ये ध्यान रख लेना। आरएस प्री के अंदर जो नया सिलेबस जारी हुआ है ना, उसके अंदर बैंड बजा दी भैया, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो बोले सर आप ये बात कैसे कह सकते हो, तो ये सुनो आप, मैं ये बात कैसे कह सकता हूं। प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की अगर मैं बात करूं तो यहां से, और एक ये जो बेराट है, इस बेराट को क्या कहा जाएगा, इस बेराट को कहा जाएगा प्राचीन युग की चित्रशाला। ये जो बेराट है ना, इस बेराट को कहा जाएगा प्राचीन युग की चित्रशाला, इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहेंगे आप, ध्यान रख लेना। और यहां पर अगर देखें तो जाकर के पता चलता है कि यहां पर गुफाओं के अंदर चट्टानों के ऊपर और चित्र बने हुए हैं, गुफाओं के अंदर चट्टानों के अंदर चित्र बने हुए हैं भैया। कुछ लोग ये कहते थे अब तक कि चित्रकला का प्रारंभ, कुछ लोग ये कहते थे कि चित्रकला का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नहीं भैया, ये ध्यान से सुनो आप, अपना जो पाषाण काल है, ये जो अपना पाषाण काल है, इस पाषाण काल को अपन ने कितने भागों में बांटा, पाषाण काल को अपन ने 3 भागों में बांटा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पाषाण काल को अपन ने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले तो आपके क्या आ जाएगा, पूरा पाषाण काल, सबसे पहले तो आपके क्या आ जाएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके, तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा मध्य पाषाण काल। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पर आपके क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपके आएगा नव पाषाण काल।
तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तो तीसरे नंबर पर आपके आएगा नवपाषाण काल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद में पुरा पाषाण काल को फिर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इसको फिर बांटा गया। ये जो आपके पुरा पाषाण काल है ना, इसको 3 भागों में फिर बांटा गया। तो ध्यान से सुनो, एक तो आपके क्या आ जाएगा? निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा यहां पर, निम्न पुरा पाषाण काल। एक आपके क्या हो जाएगा? मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। देखो सभ्यताएं इतनी आसान भी नहीं है जितना हम लोग इनको समझते हैं। बहुत अच्छे से एक एक बात को क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है, ठीक है ना। मैंने फिर इनको 3 भागों में बांटा। अब मुद्दे की बात ये निकल करके आती है कि भैया जो चित्रकला है राजस्थान के अंदर, या मैं कहूं कि पूरे भारत में जो चित्रकला है उसका उद्भव कौन से काल में माना जाता है? तो उसका उद्भव माना जाता है आपके उच्च पुरा पाषाण काल में। ये ध्यान रख लेना, उच्च पुरा पाषाण काल के अंदर इसका उद्भव माना जाता है। किसका? चित्रकला का उद्भव माना जाता है। अब सुनना मेरी बात को यहां पर। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा राजस्थान में उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमाण, राजस्थान में उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमाण। देखो मैं चाहूं तो आपको सीधा सीधा भी बता सकता हूं, मैं चाहूं तो आपको सीधा सीधा भी बता सकता हूं, लेकिन बात पूरी समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। राजस्थान में उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमाण कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? तो देखो राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में एक तो ये भरतपुर वाले क्षेत्र से, भरतपुर से कहां से? दर से आपके उच्च पुरा पाषाण काल के और ध्यान रख लेना चित्र मिले हैं। इसके अलावा ये अपने बैराट, ये अपने क्या आ जाएगा? बैराट, यहां से भी आपको चित्र प्राप्त हुए हैं। टोंक के अंदर भी आपको चित्र मिले, ध्यान रख लेना, टोंक के अंदर भी। और इधर आ जाओ आप कोटा में आलनिया, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था भैया, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इसके अलावा बूंदी में गड़दड़ा, ये जो आपके स्थान हैं, बिल्कुल। बैराट कहां पड़ता है भैया? तो बैराट पड़ता है जयपुर के अंदर। दर कहां पड़ता है? दर पड़ता है आपके भरतपुर के अंदर। आलनिया कहां पड़ता है? आलनिया आपके कोटा में। और गड़दड़ा आपके कहां पड़ता है? गड़दड़ा आपके बूंदी में पड़ता है। क्योंकि अब की बार आरएस प्री वालों के यहां से प्रश्न छपने वाला है, ध्यान रख लेना। अब की बार आरएस प्री वालों के यहां से प्रश्न छपने वाला है, ये पक्का मान करके चलो आप, ठीक है ना। आपको क्लियर बता देता हूं, क्या पूछेगा कि राजस्थान में उच्च पुरा पाषाण काल के चित्रकला के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये ध्यान रख लेना, एक तो बैराट, जिसको क्या कहते हैं? प्राचीन युग की चित्रशाला, प्राचीन युग की चित्रशाला। दूसरे नंबर पर क्या है? दर, भरतपुर के अंदर, ध्यान रख लेना। तीसरे नंबर पर क्या है? अलनिया, जो कि कोटा के अंदर है। और फिर क्या आ जाएगा? गड़दड़ा, बूंदी। और मैंने आपको जब चित्रकला पढ़ाई थी ना, जब मैंने आपको चित्रकला पढ़ाई थी, तब मैंने एक बात कही थी कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण, मेरे पास जगह मिल जाए मैं लिख दूं यहां पर। देखो यहां, ये थोड़ा सा फोकस करना आप लोग। ये देखो गड़दड़ा, यहां लिखूंगा मैं। गड़दड़ा की क्या विशेष बात है? गड़दड़ा से मिली है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। गड़दड़ा से क्या प्राप्त हुई है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। रॉक मतलब कि शैल चित्र, ध्यान रख लेना। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण कहां से मिले हैं? जिंदगी में दोबारा सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा? आपका सीधा सीधा उत्तर होगा गड़दड़ा। गड़दड़ा से मिले हैं। मतलब बर्ड राइडर, राइडर का मतलब क्या होता है? रोहित कुमार जी कह रहे हैं क्लास कितने बजे लगती है? 9 बजे, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, मतलब 9:05, कुछ बोलेंगे 5 मिनट आप लेट आते हो, 9:05 मान लेना भैया, 9:10 भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो राइडर का मतलब क्या होता है? मैं बाइक राइडर हूं, मतलब मैं बाइक पर सवार हूं ना। राइडर का मतलब क्या होता है? मैं बाइक पर सवार हूं मतलब। तो ये बर्ड राइडर मतलब कि पक्षी पर सवार, पक्षी पर सवार मानव का चित्र कहां से मिला है? गड़दड़ा बूंदी से मिला है।
पक्षी पर सवार मानव का चित्र कहां से मिला है? गड़दड़ा बूंदी से मिला है। लेकिन सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, राइडर शब्द हट गया, राइडर शब्द हट गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वर्ड नहीं है, बर्ड है, बर्ड, बर्ड है, बर्ड, वर्ड नहीं है रीट की शेरनी। अब सुनो, लेकिन अगर आपसे पूछे सर्वाधिक, क्या लिख रहा हूं देखना, सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग, तो सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग के प्रमाण कहां से प्राप्त किए गए हैं? तो सबसे ज्यादा बर्ड रॉक पेंटिंग के प्रमाण आपके प्राप्त किए गए हैं भैया, कहां से? तो वो आपके बैराट से प्राप्त किए गए। दोनों में अंतर कर लेना, यहां पर राइडर शब्द नहीं है, यहां पर राइडर शब्द नहीं है, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग मतलब कि चट्टानों पर सबसे ज्यादा बर्ड के चित्र कहां से मिले हैं, पक्षी के चित्र कहां से मिले हैं? तो वो भैया आपको बैराट से मिले हैं। और कौन से काल के हैं? अरे कौन से काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के हैं, मतलब कि पाषाण काल के हैं, ध्यान रख लेना। और पाषाण काल में भी ये देखो ना आप इधर, पाषाण काल में भी उच्च पुरा पाषाण काल के हैं, मतलब मामला बिल्कुल घूम जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्रागैतिहासिक काल मतलब कि पाषाण काल, पाषाण में भी पुरा पाषाण काल, और पुरा में भी उच्च पाषाण काल, पुरा में भी उच्च पाषाण काल। ये सारी बातें आप ध्यान रखो, ये सारी बातें आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना, जरूर, बिल्कुल। तो ये क्लियर हो गया आपको यहां पर बात। अब एक मुद्दा ये और बता दूं कि यहां पर चित्र किसके मिले हैं, यहां पर चित्र किसके मिले हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। हालांकि ये बेसिक बात है। हाँ, के.आर. अम्बेश कह रहे हैं आज तक ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, मैंने भी मेरे गुरुजी से सीखा। चलिए साहब, ठीक है ना, तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ, तो मैं जो सीखता हूं वो आपको पढ़ा देता हूं, जो, क्योंकि अपन क्या है, देखो शिक्षक नाम की तो अपने में कुछ नहीं है, अपन है ही नहीं, टीचर ही नहीं है अपने को। आई बात समझ में? अपने को स्टूडेंट बने रहने का शौक है। ये नई चीज मैंने भी अभी सीखी है, ठीक है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। कॉइन्स एंड करेंसी बता दी सर आपने, कॉइन्स एंड करेंसी बता दी, मतलब तो ये बात आपके क्लियर हो गई क्या? मेरी बात कोई दिक्कत बोलो। अब इसके अंदर बैराट में चित्र किसके मिले हैं? यहां पर चित्र मिले, बाघ के चित्र मिले हैं, बतख के चित्र मिले हैं, ध्यान रख लेना। और किसका चित्र मिला है? यहां पर मानव का चित्र मिला है। किसका चित्र मिला है? मानव का चित्र मिला है, ये ध्यान रखना। आप फटाफट से क्लियर करो इसको, हाँ फटाफट से क्लियर करो इसको आप एक बार तुरंत। ये आपको छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान होनी चाहिए भैया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बातें बहुत छोटी छोटी है लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाई साहब, तो गुरुजी चित्रकला अगर वो करते थे, ठीक है ना, चित्रकला अगर वो करते थे तो रंग कौन से काम में लेते थे? लेते होंगे, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते होंगे, ठीक है ना। भाई कैसे चित्र बनाते थे? चट्टानों पर, चट्टानों पर चित्र कैसे बनाते थे? तो अपने वो छेनी हथौड़ी नहीं आती, वैसे कोई नुकीला सा पत्थर लेकर के उससे ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के चित्र बना देते थे। समझ गए? भालू, हाथी, हिरण, बिल्कुल ये भी सही है। यहां से भालू का चित्र भी मिला है, हाथी का चित्र भी मिला है, हिरण का चित्र भी मिला है, ध्यान रख लेना। हिरण का चित्र भी मिला है, भालू, हाथी, हिरण, ये बैराट में मिले हैं, ठीक है ना। गुरु प्रकाश मौर्य, तो ये ध्यान से सुनो आप मेरी बात। चित्र कैसे बनाते थे? किसी नुकीले पदार्थ से ठोक ठोक के और बिल्कुल ऐसे डिजाइन दे देते होंगे, वैसे चित्र बनाते होंगे भैया, और उनके अंदर फिर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते होंगे। इसको कौन सी विधि कहते हैं? इसको कहते हैं पेट्रोग्लिफ विधि। इसको कौन सी विधि कहा जाता है? तो इसको कहते हैं भैया पेट्रोग्लिफ विधि। ये आप जरूर याद रख लेना, इसको कौन सी विधि कहते हैं? तो इसको आपके पेट्रोग्लिफ विधि कहा जाता है। बताओ कोई दिक्कत आप लोगों को अब इसके अंदर? अरे कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो आप मेरी एक बात से सहमत हो गए क्या कि बैराट के अंदर प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले हैं, बैराट के अंदर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, बैराट के अंदर? हाँ जी, चलिए साहब, अनुराग चंदेल प्लीज मुझे बताओ कि, तो मैं दूंगा प्रिंट। क्या कहना चाह रहे भाई? तो बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बात आप मेरी नोट कर लेना। आप बोले सर लिखेंगे कैसे इसको? आपने समझा तो दिया, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो प्रमुख विशेषताएं, उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल ही तो आता है, तो नंबर 1 पॉइंट लिखो आप इसके अंदर, ठीक है ना, कि बैराट से लिखवा नहीं रहा, मैं केवल बता रहा हूं कैसे लिखना है।
फिर आप बाद में देख करके लिख लेना। बैराट से प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। उसके अंदर आप लिखना बैराट से उच्च पुरा पाषाण काल के चित्रकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बैराट को क्या कहते हैं, इसके बाद में लिखना नीचे अगला पॉइंट, बैराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। उसके बाद में आप अगला पॉइंट लिखना बैराट से बाघ, बतख, मानव, भालू, हाथी, हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएगा, एक ये लिखित हो गया। आप बैराट से सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है, सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई है। ठीक है ना। खान सर पटना, आप भी मेरी तरह अच्छा पढ़ा लेते हो, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूं इसके बारे में तो भाई साहब। ठीक है ना। खान सर पटना ने मैसेज किया है कि आप भी मेरी तरह अच्छा पढ़ा लेते हो गुरुजी। ठीक है ना। अगर ये रियल खान सर है तो फिर मैं भाई साहब। चलिए साहब, पूनम आसीवाल जी देखो, ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको एक नोट लगाकर भी लिखना पड़ेगा, यहीं पर आपको एक नोट लगाकर लिखना पड़ेगा। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण गड़दड़ा बूंदी से प्राप्त हुए हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण गड़दड़ा बूंदी से प्राप्त हुए हैं। बात क्लियर यहां पर, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से एक बार। जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसके बाद में आप लोग अब आगे बढ़े तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि बैराट में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बैराट में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेष आपके कौन कौन सी पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि एक परीक्षा में तो पहाड़ी का नाम ही पूछ लिया। ठीक है ना। एक पहाड़ी में तो और नाम ही पूछ लिया। बताओ, एक परीक्षा में तो पहाड़ी का नाम ही पूछ लिया। तो देखो आप यहां पर बैराट में एक तो अवशेष प्राप्त हुए हैं बीजक की पहाड़ी से। कहां से, तो ध्यान रख लेना, एक तो आपके प्राप्त हुए हैं बीजक की पहाड़ी से। दूसरे नंबर पर आ जाओ आप, सेकंड नंबर पर बात करें। सर चित्र बनाने की विधि को पेट्रोग्लिफ कहते हैं, रंग भरने की विधि को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रंग भरने की विधि को कुलदीप जी, रंग भरने की विधि को ये ध्यान रख लेना। जो रंग भरने की विधि होती है ना उसको कहते हैं पेट्रोग्लिफ। समझ गए। हाँ, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात देखो आप यहां पर भीम डूंगरी से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रख लेना, भीम डूंगरी से प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर गणेश डूंगरी से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बीजक की पहाड़ी परीक्षा में पूछा हुआ है कि बीजक की पहाड़ी कहां है। ठीक है ना। बीजक की पहाड़ी कहां है, तो ये ध्यान रख लेना, बीजक की पहाड़ी आपके बैराट में है। भीम डूंगरी कहां पर है, भीम डूंगरी आपके बैराट के अंदर है। और एक क्या आ जाएगा आपके गणेश डूंगरी। बोलो क्या आ जाएगा, गणेश डूंगरी, जिसको महादेव डूंगरी भी कहा जाता है। बोलो जिसको क्या कहेंगे अपन, तो जिसको महादेव डूंगरी भी कहा जाता है। तो ये तीनों आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। दिनेश जांगीर कह रहे हैं गुरुजी अभिलेख भी करवा दो, वो भी करवा देंगे। अभी आप ये ध्यान रखो कि बैराट सभ्यता के अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, भीम डूंगरी से प्राप्त हुए हैं और आपके गणेश डूंगरी से भी प्राप्त हुए हैं। छोटी सी बात है लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, बात छोटी सी है लेकिन स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बात करते हैं इसके बाद में। हाँ जी, तो देखो आप यहां पर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहां से आपको दूसरे नंबर पर पॉइंट नंबर 2 महाभारतकालीन एवं महाजनपदकालीन अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल के अवशेष भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ध्यान से सुनना, अब यहां पर भी क्या कहना चाह रहा है, एक एक बात को यहां ध्यान से सुन लीजिएगा आप। यहां से एक तो महाभारतकालीन और महाजनपदकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मीणा छोरा टारगेट, हाँ सर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, आज तो किसी से लड़ भी नहीं रहा मैं, इग्नोर कर रहे हो लड़कियों की तरह। और भाई साहब क्या गजब बात कही है। ठीक है ना। मतलब कि तू यहाँ क्या कहना चाहता है कि लड़कियां तेरे को इग्नोर करती है? तो कोई अच्छे बहू बेटियों के लक्षण सीखो तुम लोग। ठीक है ना।
तो इग्नोर विग्नोर नहीं करें। सीखो कोई बहू बेटियों के लक्षण। आप लोग लाइक आप लोग कर नहीं रहे, शेयर आप लोग कर नहीं रहे, तो इग्नोर ही करेंगे भैया, और क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखो आप यहाँ पर महाभारत कालीन एवं महाजनपद कालीन अवशेष, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट बात क्या निकल करके आती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बैराट है, इस बैराट का प्राचीन नाम क्या है। ये जो आपके बैराट है, इस बैराट का प्राचीन नाम क्या है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, तो बैराट का जो प्राचीन नाम है ना, ये बैराट का प्राचीन नाम आपके हो जाएगा विराट नगर। बोलो क्या हो जाएगा, ये जो बैराट का प्राचीन नाम है ये आपके हो जाएगा विराट नगर। सुनना मेरी बात को, क्या नाम हो जाएगा भैया, विराट नगर आपके, और इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब विराट नगर जो है, यहां पर किसका शासन था, तो यहां पर राजा विराट का शासन था। अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर किसका शासन था, तो यहां पर ध्यान रख लेना, राजा विराट का शासन था। तो राजा विराट के नाम पर ही, और इसका नाम क्या पड़ गया, राजा विराट के नाम पर इसका नाम विराट नगर पड़ा। और ये जो विराट नगर है, ये जो आपके विराट नगर है, ये विराट नगर आपके किसकी राजधानी रहा है, ये जो विराट नगर है ये आपके किसकी राजधानी रहा है। तो ये ध्यान रख लेना, जब आप अपने और महाजनपद काल पढ़ते हैं ना, जब आप महाजनपद काल पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आता है आपके क्या, वहां पर आपके एक आता है मत्स्य महाजनपद। बोलो क्या आ जाएगा, बिल्कुल आयरन हैमर अनुप्रिया जी, बहुत जोरदार। चलिए साहब, तो ये ध्यान रख लेना, अपन लोग जब महाजनपद पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है मत्स्य महाजनपद। बोलो क्या आ जाएगा, मत्स्य महाजनपद। तो ये मत्स्य महाजनपद की क्या रहा, राजधानी रहा। मत्स्य महाजनपद की क्या रहा, राजधानी रहा है। तो मत्स्य महाजनपद का विस्तार राजस्थान के अंदर, पहली बात तो मत्स्य महाजनपद पूरी तरीके से राजस्थान में था। मत्स्य महाजनपद पूरी तरीके से राजस्थान में था, ये ध्यान रख लेना आप लोग, समझ गए मेरी बात। मत्स्य महाजनपद पूरी तरीके से राजस्थान में था। तो आप लोग ये भी सुनो, इसका विस्तार कहां कहां था, इसका विस्तार कहां कहां था। तो ये जो मत्स्य महाजनपद है ये मुख्यतः 3 भागों में फैला हुआ था, 3 जिलों के अंदर आपके फैला हुआ था। बता सकते हैं कि आप कौन कौन से जिले, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताओ। देखें यहां पर मैं देखना चाह रहा हूं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए यहां पर कि ये जो मत्स्य महाजनपद है ये आपके कहां कहां फैला हुआ है। फटाफट से उत्तर दीजिए। देखिए आप यहां पर, हाँ, जयपुर, अलवर, दौसा, अभी भी देखो तो सुनो, यहां पर मुख्यतः जो आपके फैला हुआ था ये जयपुर, अलवर, दौसा, दौसा का सीमावर्ती क्षेत्र है, केवल दौसा का केवल सीमावर्ती क्षेत्र है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। दौसा के सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर फैला हुआ था। और ऐसे ही भरतपुर के भी सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर ये आपके मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था। मुख्यतः क्या मानेंगे, मुख्यतः इसके अंदर मानेंगे जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर जो था, इस क्षेत्र के अंदर आपके कौन सा जनपद फैला हुआ था, तो इसके अंदर आपके मत्स्य महाजनपद फैला था। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपके क्या हो जाएगी, यहां आपके राजधानी हो जाएगी विराट नगर। क्या हो जाएगी, विराट नगर। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई भैया। महाजनपद काल के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं, महाजनपद काल के अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो ये ध्यान रख लेना, महाजनपद काल के अवशेष मिले हैं। दूसरी बात, महाभारत काल के सुनो, महाभारत काल के सुनो। ये जो विराट नगर है, ये जो आपके विराट नगर है, इस विराट नगर के अंदर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। ये ध्यान रख लेना, जो पांडव थे उन पांडवों ने और यहां पर क्या किया, पांडवों ने यहां अज्ञातवास बिताया, अज्ञातवास बिताया। समझ में आ गई बात, यहां पर पांडवों ने क्या किया, अज्ञातवास बिताया। और इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है, इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है, क्योंकि उस समय यहां पर राजा कौन था, उस समय यहां राजा विराट था। राजा विराट के समय, ध्यान रख लेना कब की बात है, राजा विराट के समय। और इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो ये जो राजा विराट है, इस राजा विराट के एक पुत्री थी, राजा विराट के एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था उत्तरा। बोलो क्या नाम था, राजा विराट की जो पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा। इस उत्तरा को संगीत शिक्षा दी थी भाई साहब, इस उत्तरा को संगीत शिक्षा दी, इस उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी, ध्यान रख लेना। और ये उत्तरा को संगीत शिक्षा और नृत्य की शिक्षा किसके द्वारा दी गई थी, अर्जुन जी के द्वारा। हमारे धनुर्धर अर्जुन ने
और इनको संगीत शिक्षा दी, ऐसा साहित्यों के अंदर उल्लेख मिलता है। नृत्य की शिक्षा दी, समझ गए मेरी बात आप? यहां पर संगीत की शिक्षा दी, साहित्य की शिक्षा मतलब नृत्य की शिक्षा दी। किसने? अर्जुन ने। ऐसा कहते हैं कि पांडव बिना अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके राजा विराट के पास में पहुंचे थे। राजा विराट के पास में पहुंचे थे, ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में? राजा विराट के पास में ये पहुंचे थे और राजा विराट ने सबको अलग अलग काम दे दिया। बोले युधिष्ठिर जी आपको क्या आता है? बोले मेरे को धर्म का ज्ञान है, मेरे को धर्म का ज्ञान है, तो आइए आप हमारे और सलाहकार बन जाइए, ठीक है ना। अर्जुन को कहा कि आप नृत्य शिक्षा, संगीत शिक्षा सिखाइए। भीम को बना दिया रसोइया और नकुल सहदेव को गायों की रक्षा में लगा दिया, गायों की देखभाल के अंदर लगा दिया। ऐसे सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। और ये ध्यान रख लेना, ये जो उत्तरा है, इस उत्तरा का जो विवाह हुआ, इस उत्तरा का जो विवाह हुआ, वो विवाह किसके साथ में हुआ? वो विवाह भैया चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने वाले अभिमन्यु के साथ में हुआ। और अभिमन्यु कौन है? ये जो अभिमन्यु है ये किसका पुत्र है? ये अर्जुन का पुत्र है। ये अभिमन्यु किसका पुत्र है? तो ये अभिमन्यु आपके अर्जुन का पुत्र हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। किसका पुत्र हो जाएगा भैया? तो ये अभिमन्यु आपके अर्जुन का पुत्र हो जाएगा। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? अरे कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तो ये महाभारत और महाजनपद की जानकारी दी या नहीं दी? अरे बताओ, महाजनपद और महाभारत की जानकारी दी या नहीं दी? मैं तो देखो एक एक काल लेकर के चल रहा हूं, एक एक काल लेकर के चल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। और अभी भी आपको नहीं पता लग रहा ना, तो एक प्रमाण और दे सकता हूं, एक प्रमाण और दे सकता हूं भाई साहब। कल्चर भी पढ़ाता हूं ना, तो कल्चर से जुड़ा प्रमाण भी दूंगा। आप कहो तो बोलो दे के बताऊं आपको, आप कहो तो बोलो दे करके बताऊं आपको, दे दूं पक्का? तो सुनो आप मेरी बात, यहां पर एक और प्रमाण सुनना इधर। आप लोगों ने सुना है क्या पांडुपोल का नाम सुना है क्या भाई साहब? ये पांडुपोल कहां पड़ता है? ये पांडुपोल अलवर में पड़ता है ना। बताओ ये पांडुपोल कहां पड़ता है? ये पांडुपोल अलवर में पड़ता है ना। तो सुनो आप, यहां पर इस पांडुपोल के अंदर किसका मंदिर है? अरे किसका मंदिर है? यहां पर हनुमान जी का मंदिर है, पांडुपोल बालाजी का मंदिर। यूं ही लिख देता हूं मैं पूरा ही, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। यहां पर किसका मंदिर है? पांडुपोल बालाजी का मंदिर है, पांडुपोल बालाजी का मंदिर है आपके, यहां पर ध्यान रख लेना। और ये जो पांडुपोल बालाजी हैं, ये जो पांडुपोल बालाजी हैं, यहां पर जो बालाजी की मूर्ति है ना, हनुमान जी की मूर्ति है, वो कैसी है? एकमात्र शयन मुद्रा में, एकमात्र शयन मुद्रा या लेटे हुए, शयन मुद्रा या लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा कहां पर देखने को मिलेगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। हनुमान जी की प्रतिमा कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये ध्यान रख लेना, पांडुपोल बालाजी मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। और आपको ये पता है, आपको ये पता है क्या कि ये भाई साहब ऐसा हुआ क्यों? मेगा विश्वास जी आपका स्वागत। आपको ये पता है क्या कि ऐसा हुआ क्यों? हनुमान जी लेटे क्यों थे वहां पर, रेस्ट क्यों कर रहे थे हनुमान जी? क्योंकि भीम को अपनी शक्ति पर घमंड होने लग गया था। भीम, अभी अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर पांडव आए थे, राजस्थान के अंदर पांडव आए थे। इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम अपन ने 9 बजे कर दिया है और शाम का 7:30 बजे कर दिया है, ठीक है ना। हाँ, और ध्यान रख लेना, जोरदार क्लास इंडियन हिस्ट्री की होती है रात को 10 बजे, वो होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग जुड़ा करो, उसके अंदर जोरदार प्रश्न लेकर के आता हूं मैं आपके। ये दाढ़ी मूछ वाले बालाजी तो भैया सालासर चूरू में है, ये ध्यान रखना। तो भीम को अपनी शक्ति पर घमंड होने लग गया, और जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड होने लग गया तो हनुमान जी बीच में आकर के लेट गए भैया। भीम ने कहा हटिए प्रभु, बोले हटा के बता दे, बोले तेरे में दम है तो हटा के बता दे। भीम ने कहा रे, बोले क्या ही बात करी, बोले मैं नहीं हटा सकता, चलो बोले साइड में बोले। तो भाई साहब भीम ने हटाने के लिए हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास किया, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं उठी भीम से, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं उठी भीम से, ऐसा कहा जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये जो आपके प्रमाण हैं, ये भी आपके किसके प्रमाण हैं? ये भी महाभारत कालीन प्रमाण है। और यहां पर मेला लगता है, यहां पर जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है? वो मेला आपके लगता है भैया गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल
चतुर्थी। ध्यान रख लेना, हनुमान जयंती के दिन तो लगता ही लगता है, चैत्र पूर्णिमा को तो लगता ही लगता है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन जब परीक्षा के अंदर जो मुख्य मेला लगता है वो गणेश चतुर्थी को लगता है। मुख्य मेला जो लगता है वो कब लगता है? गणेश चतुर्थी को लगता है। नहीं, बिल्कुल मनोज शर्मा, ये कोई क्लास नहीं हटेगी यूट्यूब से। अपनी कौन सी क्लास हट गई? कोई क्लास अपनी यूट्यूब से नहीं हटेगी, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये भी भैया महाभारत काल के प्रमाण है। फटाफट से इसको भी आप लोग क्लियर कीजिए भैया, फटाफट क्लियर करो इसको आप। हाँ जी, तुरंत क्लियर कर लीजिए इसके अंदर आप। अब सुनो दूसरी बात। हाँ, एक और बात। हाँ, योगेंद्र यादव जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, वेलकम। आप न्यू स्टूडेंट है, स्वागत है आपका। एक मेरी छोटी सी बात मेरा पूछने का मन कर रहा है भैया, एक प्रश्न मेरा पूछने का यहां पर मन कर रहा है। ये जो महाजनपद काल है ना, महाजनपद काल, ये जो महाजनपद काल है इसको कहते हैं, क्योंकि आप सभ्यताएं पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। महाजनपद काल को चलो अलग से ही बता देता हूं मैं इसको आपके। राजस्थान के अंदर कौन कौन से महाजनपद आते थे? राजस्थान में महाजनपद, राजस्थान में महाजनपद बताइए। देखिए, राजस्थान के अंदर महाजनपद सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इन चारों का कहीं ना कहीं लेना देना राजस्थान से भी था। फटाफट से बताइए कौन कौन से आते थे। बिल्कुल, जो पूरे तरीके से राजस्थान में था उसका नाम था मत्स्य। जो पूरे तरीके से राजस्थान में था उसका नाम क्या था? मत्स्य महाजनपद। बोलो क्या हो जाएगा? मत्स्य महाजनपद। ध्यान रख लेना, पूर्ण रूप से राजस्थान में, पूर्ण रूप से राजस्थान में था ये तो, जो पूरा ही राजस्थान में था, बाहर लेना देना ही नहीं है इसका। दूसरे नंबर पर देखो आप कौन सा आ जाएगा? दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा शूरसेन। ये राजस्थान के बाहर भी था, ध्यान रख लेना, शूरसेन महाजनपद। इसके बाद में आपके आ जाएगा कुरु महाजनपद। कौन सा आ जाएगा? कुरु महाजनपद। और इसके बाद में आपके आ जाएगा अवंती महाजनपद। अब आप मुझे केवल इतना सा बताओ, इनकी राजधानियां, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो भाई साहब, महाजनपद आप लोगों के सिलेबस में आता है। मैंने केवल आपसे इतना पूछा कि मुझे इनकी राजधानियां बता दो भैया, फटाफट से राजधानियां बता दो मेरे को इनकी, तुरंत इनकी राजधानियां बताओ भैया। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये तो मैंने आपको बता दी, विराटनगर, विराटनगर। बाकी तीनों की राजधानियां देखो, बाकी तीनों की राजधानियां अगर आपसे पूछे शूरसेन महाजनपद तो इसकी राजधानी क्या है? मथुरा। बोलो क्या हो जाएगी? मथुरा। अगर आपसे पूछे कुरु महाजनपद तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। और अवंती महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? उज्जैन, उज्जैन या महिष्मती। जय महिष्मती, ये ध्यान रख लेना, उज्जैन या फिर महिष्मती, ये इनकी राजधानी हो जाएगी। मैं सारी चीज क्लियर करवा रहा हूं, एक एक चीज आई जा रही है भाई साहब। मत्स्य महाजनपद जो कि पूरे तरीके से राजस्थान में था, उसकी राजधानी तो क्या है? विराटनगर। दूसरे नंबर पर देखो आप शूरसेन महाजनपद, राजधानी क्या हो जाएगी? आपके मथुरा। फिर आ जाएगा कुरु महाजनपद, राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और इसके बाद में अवंती महाजनपद, राजधानी क्या हो जाएगी? उज्जैन या महिष्मती। अब सुनो यहां पर, ये जो आपके महाजनपद है, ये जो आपके महाजनपद काल है, इस महाजनपद काल का प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व। कब प्रारंभ होता है? 600 ईसा पूर्व। और इसको कहते हैं भारत के अंदर द्वितीय नगरीय क्रांति। इसको भारत में क्या कहते हैं? इसको भारत में कहते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति। तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रथम नगरीय क्रांति किसको कहते हैं? मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि प्रथम नगरीय क्रांति किसको कहते हैं? द्वितीय नगरीय क्रांति आपके कहते हैं किसको? द्वितीय नगरीय क्रांति आपके महाजनपद काल को कहते हैं। तो मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि द्वितीय नगरीय क्रांति किसको कहते हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, तुरंत आप लोग कमेंट करके बताओ भैया। हाँ जी, तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइए, देखें। हाँ बताइए, देखें फटाफट से।
सिंधु सभ्यता, बिल्कुल बिल्कुल ये सही उत्तर दिया मनोज शर्मा, हर्षित, बिल्कुल यहां पर सही उत्तर दिया आपने। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को कहते हैं अपन वो प्रथम नगरीय क्रांति। दोनों ध्यान रख लेना। और दोनों के बीच में कौन सी सभ्यता आती है? दोनों के बीच में कौन सी सभ्यता आती है? बताओ फटाफट से। अरे दोनों के बीच में कौन सी सभ्यता आती है? तुरंत उत्तर दो, देखें आप लोग। सिंधु और महाजनपद दोनों के, ये सिंधु ये महाजनपद, दोनों के बीच में कौन सी सभ्यता आएगी? तुरंत उत्तर दीजिए। देखता हूं किसका सही उत्तर आता है। दोनों के बीच में आती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता नगरीय या ग्रामीण? वैदिक सभ्यता नगरीय है या ग्रामीण है? बताइए। देखें, जो अपने वैदिक सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता में आती है या ग्रामीण सभ्यता में आती है? फटाफट से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना, तुरंत एक बार लाइक कर दो भैया। हाँ जी, तुरंत एक बार लाइक कर दो आप लोग। चलिए भैया, ग्रामीण सभ्यता के अंदर आती है। मैं जो जो बातें बोल रहा हूं वो परीक्षा के अंदर आती भी है भैया, ठीक है। चलिए साहब, तो ये अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में? ये अपन ने पढ़ लिया आपके महाजनपदकालीन अवशेष। महाजनपदकालीन अवशेष अपन ने पढ़ लिए इनके बारे में। चलिए साहब, कोई दिक्कत आप लोगों को इसके अंदर? अरे कोई दिक्कत है क्या? और अगर आपको नहीं पता तो मैं एक चीज आपको और बताता हूं कि बैराट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बैराट के अंदर भीम डूंगरी है, तो भीम का नाम कहां से आ गया भैया फिर ये? बैराट के अंदर एक तालाब है जिसको कहते हैं भीमलत या भीमताल भी कहते हैं, भीमलत या भीमताल भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये भीम का नाम कहां से आया यहां पर? ठीक है ना, भीम का नाम कहां से आया यहां पर? ऐसे ही ध्यान रख लेना। पांडुपोल आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पांडुपोल आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपके महाभारत की ओर इंडिकेट करती हैं। ये जो स्थान मैंने बताए ना, ये सब आपके और महाभारत की ओर संकेत करती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो भीमलाट कहां है? कैन यू टेल मी अबाउट इट? भीमलाट कहां है? मीना छोरा टारगेट बताइए। देखिए, भीमलाट कहां है भाई साहब? तुरंत बताओ एक बार। पांडुपोल मैंने भी देखा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि ये भीमलाट कहां पर है? बयाना में है। बयाना, बिल्कुल कुलदीप सिंह दिनकर, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बयाना भरतपुर। ये जो भीमलाट है ये आपके बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है भैया, ठीक है ना। बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपके ये भीमलाट है। कितने मंजिल का है? 8 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 8 मंजिल का है। ये ध्यान रख लेना, ये जो भीमलाट है। और ये प्रश्न आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा भी गया था। ये जो प्रश्न है ये आपके लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा भी गया था। कोई दिक्कत आप लोगों को इसके अंदर? बताइए, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो देखो, अपन ने और इसके अंदर जो पढ़ा वो अपन ने केवल महाभारत कालीन अवशेष तक की अभी तक बात करी है। इसके अंदर अपन ने महाभारत कालीन अवशेष तक की बात करी है। इसके बाद में कल बैराट सभ्यता का दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। ध्यान से सुन लेना, कल मैं बैराट सभ्यता का दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और उसके अंदर अपन आगे की बातें करेंगे, जैसे कि हाँ मौर्य कालीन अवशेष, फिर गुप्त कालीन, मुगल कालीन और वर्तमान में अभी कौन कौन से अवशेष मिले हैं, वो सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आज अपन इतनी बात करेंगे, आज अपन इतनी बात करेंगे। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 बजे कल्चर की, और रात को 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ना मत भूलना। कई स्टूडेंट जुड़ते हैं भैया, 100-125 स्टूडेंट अभी उसके अंदर जुड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी यूट्यूब पर जुड़ते हैं ना, वो सारे के सारे वहां पर जुड़ेंगे, ठीक है। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।